viewers, I hope you guys are doing great. So welcome to VT Physics. इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। उसके पीछे एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ है कि मेरा एंड सेम एग्ज़ाम चल रहा था। एंड सेम नहीं, थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। सो उसके वजह से थोड़ा बिजी चल रहा था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ठीक। तो सॉरी अगेन। इस एपोलॉजी के लिए मैं एंड में आप सबके लिए एक सरप्राइज रखा हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा, इस वीडियो में अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं? पहला, एक कंटिन्यूस बॉडी और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते कब है। दूसरा, ग्रेविटेशन का जो लॉ अपन ने पढ़ा था वो वैलिड था खाली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसका मतलब क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट्स पॉइंट मास होगा तभी जाके वो g m1 m2/r² वैलिड था। अगर कोई एक सिग्निफिकेंटली लार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब वो चीज़ वैलिड नहीं रहता। क्यों और कैसे वो वीडियो में बताऊंगा। सो चलो मूव करते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, इधर कोई एक ऑब्जेक्ट m2 मास का, ठीक है। और इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है r, ठीक। तो इस जो m1 है ये अगर हम लोग एक सर्कल एज्यूम करें तो इसके सेंटर पॉइंट से इसका जो रेडियस होगा मान लो r1 है, ठीक। तो वैसे ही इसका r2, कैपिटल R2, ठीक है। तो अभी देखो ये जो R1, R2 है, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा R से, ये तो खैर काफ़ी बड़ा दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो किस तरीका का ये मतलब ये जो सिस्टम है वो कैसा दिखेगा? ये जो m1 है वो छोटा सा एक पॉइंट दिखेगा, ये m1। वैसे ही जो m2 है वो भी एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा और ये r डिस्टेंस, ठीक। तो इस केस में R1, R2 नियरली इक्वल टू 0 है। समझ में आ गया? अभी कंटिन्यूस बॉडीज़ क्या है? आई मीन कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट को हम मतलब कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट तब बोलते हैं अपन जब ये जो R1 और R2 जब जो अभी मैंने बोला है, ठीक है, ये जो R2 और R1 है ये दोनों सिग्निफिकेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसका डिस्टेंस मान लो r, ठीक। और ये R1, R2, M1, M2, अगर ये सेंटर पॉइंट्स हो गया तो अब बताओ ये सेंटर पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो कितना है? ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल r प्लस R1 प्लस R2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। इस केस में भी वही था, ठीक है। ये देखो R1 r प्लस R1 प्लस R2, पर R1 और R2 तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? R। पर इधर तो ऐसा नहीं कह सकते अपन, ठीक है। तो इस तरीके का केस जब होगा, मतलब ये जो केस जो है इसको हम लोग कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम बोलते हैं। आई मीन कंटिन्यूस सिस्टम या कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम, जो भी बोलना है बोल लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अभी मैं आपको ये डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि G m1 m2/r² था, ये वैलिड खाली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। एक्स डिस्टेंस पे, और इसका जो लेंथ है ये छोटा सेक्शन का, इसको dx मान लो। ये मेरा डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो बस अभी अपन को dm निकालना है। तो dm निकालने के लिए पहले
पता करना पड़ेगा कि इसका मास डेंसिटी कितना है। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन एल, ठीक है। तो डीएम का कितना मास होगा, डीएम मास का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू ये लेंथ डीएक्स। समझ में आ रहा है। तो ये हमको मिल गया डीएम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डीएक्स, ठीक। तो अभी इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, मान लो डीएफ, ठीक। तो इसके ऊपर ये कितना फोर्स एम के ऊपर लगा रहा होगा, मान लो इस डायरेक्शन में डीएफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। तो डीएफ का वैल्यू कितना होगा, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना होगा, एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है। तो अभी हमको डीएम का वैल्यू पता है, रिप्लेस कर लेते हैं। सो डीएफ इक्वल्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी एक्स अपॉन एल टाइम्स एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक। तो अभी अगर हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, मतलब टोटल फोर्स, सारा फोर्स तो इसी डायरेक्शन में होगा। हर सेक्शन के लिए जो फोर्स लगेगा, मतलब एम के ऊपर जो ये पूरा रॉड फोर्स लगाएगा वो राइटवर्ड होगा, तो हर सेक्शन राइटवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक मतलब स्केलर एडिशन के तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी एफ इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ जी स्मॉल एम कैपिटल एम डी एक्स अपॉन एल एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक। तो x का लेंथ कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x का लेंथ 0 से l, समझ में आ रहा है। तो इसको अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये df तो खैर f हो जाएगा, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जी एम कैपिटल एम अपॉन एल, पहले कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेते हैं। तो अभी इनर वाला सेक्शन का कितना होगा, जो ये सेक्शन है उसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1/-1 एक्स प्लस डी, ठीक है। -1/x+d ये वैरी करेगा 0 से l। ओ शिट, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक। अभी आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, तो ये फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये इरेज कर लेते हैं। हमने क्या किया, पहले कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लिए, तो कांस्टेंट पार्ट क्या हो गया, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से l डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका f का वैल्यू कितना आएगा, f इक्वल्स जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल 1/-एक्स प्लस डी, ठीक है। वो वैरी करेगा 0 से l, ठीक। तो ये कितना हो गया, जी एम कैपिटल एम अपॉन एल -1/d प्लस एल प्लस 1/d, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी प्लस एल टाइम्स डी, ठीक। तो बस फाइनल को इसको लिख लेते हैं। तो F इक्वल्स कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी प्लस एल होल डी। तो ये हो गया आपका फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द टेस्ट मास। तो ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट मास भी उसके ऊपर, रॉड के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करें, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो ई जी, उसका वैल्यू होता है एफ अपॉन टेस्ट मास। ये एम टी लिख लेते हैं, ठीक है, ये याद रख लो।
mt हो गया आपका टेस्ट मास। तो ये यूनिफॉर्म रॉड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हुआ, तो ई जी इक्वल्स जी एम एम अपॉन डी प्लस एल, आई मीन कैपिटल एल टाइम्स टी इंटू 1/m। ठीक है, तो ये एम कैंसिल हो गया, तो जी कैपिटल एम अपॉन डी टाइम्स डी प्लस एल। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म मास रॉड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रॉड। ठीक है, अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों, क्योंकि अगर वो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हमारा जो ये मास पर यूनिट लेंथ आया है ना, ये इसका वैल्यू ये नहीं होता। ठीक, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू m/l हुआ। समझ में आ रहा है? तो बस अभी मूव करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूस बॉडी के ऊपर। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस रिंग। ठीक है, तो कंटिन्यूस रिंग मतलब ये कोई एक रिंग है। ठीक, एक सेकंड अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये रिंग कुछ हो गया, कोई एक रिंग हो गया, और इसके सॉरी इसके सेंटर से एक मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया अपन, और यहाँ पे टेस्ट मास को लोकेट किए। ठीक है, मान लो m, और ये रिंग का मास कैपिटल M एज्यूम कर लो, और जो रेडियस है वो स्मॉल r। ठीक, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो x। ठीक, और ये जो रिंग का टॉप है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है जहाँ पे ये मास m लोकेट हुआ है। ठीक है, तो जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था अपने को मिल गया। ठीक, मिला मतलब अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये जो m मास है, सपोज मान लो अपन ने एक छोटा सा सेक्शन इधर टॉप में कंसिडर किया। ठीक, तो ये जो m मास है इसके ऊपर ये छोटा सा सेक्शन रिंग का वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो दूसरे कलर से कर लेते हैं। हाँ, ये डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो मान लो इसको डी एफ, तो वैसे ही ये डायरेक्शन में भी लगेगा और इक्वल फोर्स ही लगेगा। ठीक, डी एफ, ये स्मॉल सेक्शन मास को मान लो अपन डी एम मान लेते हैं अभी के लिए। तो एक चीज़ देखो, इस डायरेक्शन में डी एफ, तो कंपोनेंट अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका डी एफ साइन थीटा। ठीक, और इस डायरेक्शन में डी एफ कॉस थीटा। पर ये जो नीचे वाला डी एफ है इसके वजह से भी तो फोर्स लग रहा है, तो उसका भी वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डी एफ साइन थीटा। तो ये देखो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो विक्टोरिकली ये लोग अपने आप को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको अपन लोग फ्रेम से ही निकाल लेते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो अभी अपने पास क्या है कि ये जो वर्टिकल आई मीन इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा जो कि डी एफ कॉस थीटा है। तो डी एफ कॉस थीटा जानने के लिए अपन को पहले डी एफ जानना पड़ेगा। ठीक, तो बस पहले देख लो डी एम का वैल्यू क्या है। तो जैसे कि अपन ने निकाला था मास पर यूनिट लेंथ रॉड वाले केस में, यहाँ पे भी मास पर यूनिट लेंथ, उसका वैल्यू कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन लेंथ कितना है इसका, सोचो, सरकमफेरेंस है। ठीक है, सो 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, तो डीएम का वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर डी आर। एक सेकेंड, इसको हम लोग अच्छे से कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ एक सेकेंड, हाँ ये हो गया आपका छोटा सा सेक्शन, ये हो गया आपका डी
आर। ठीक, अभी इसका डी आर को हम लोग देखते हैं। ये कुछ एक एंगल इधर बना रहा है, मान लो डी अल्फ़ा। ठीक है, तो बस अभी डी अल्फ़ा के टर्म्स में डी आर का वैल्यू कितना होगा। देखो आपने ये पढ़ा होगा पहले कि ये कोई एक सर्कल अगर हो गया, सॉरी ये बना ही नहीं अच्छे से, फाइनली बन गया। ये कोई एक सर्कल हो गया, ये रेडियस हुआ आर। ठीक, ये कोई एंगल थीटा हुआ, तो ये जो आर्क लेंथ है इसका वैल्यू कितना होगा, थीटा आर। हाँ, तो वैसे ही इस यहाँ पे भी जो डी आर का वैल्यू होगा वो होगा थीटा। थीटा मतलब डी अल्फ़ा टाइम्स रेडियस, जो कि वही आर है। सो डी अल्फ़ा आर। तो अभी हम लोग डी एम को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सॉरी कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर डी अल्फ़ा आर। ठीक, सो आर कैंसिल हो गया, सो एम अपॉन 2 पाई डी अल्फ़ा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, वो भी तो चाहिए। सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय आई मीन बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू क्या है, एक्स। सो बेस का वैल्यू एक्स हो गया। अभी हाइपोटेनियस मतलब ये लेंथ, ये मान लो एच है। ठीक है, सो एक्स बाई एच। एच का वैल्यू कितना है, ये देखो ये जो लेंथ है एक्स है, ये जो लेंथ है ये एक्स है। सो आपका जो वर्टिकल लेंथ है, ये जो लेंथ, इसका वैल्यू कितना है बताओ, सिंपल आर। सो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर। आगे सबको दिख नहीं रहा है, अरे यार बार बार ये गलती होता है मुझसे। ठीक है कोई नहीं, कॉस थीटा आपको समझ में आ गया होगा, इजी था ना, कि बेस बाय हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा एक्स बाय एच, एक्स बाय एच, एच का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, कॉस थीटा समझ में आ गया। अभी डी एफ लिखते हैं। सो डी एफ इक्वल्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 पाई डी अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो अभी हम लोग डी एफ लिखते हैं। डी एफ, एक सेकेंड, डी एफ इक्वल्स डी एम टाइम्स एम मतलब टेस्ट एम मास। ठीक है, जी टाइम्स डी एम इंटू एम अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, आई मीन रेडियस का, आई मीन क्या क्या बोलूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको एच लिए ना अपन, हाँ ठीक। सो एच स्क्वायर। ठीक है, सो इसको अपन लोग डी एम और एच को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 पाई, ठीक है, डी अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। तो बस रिजल्टेंट जो डी एफ कॉस थीटा है उसका वैल्यू लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर -1 इंटू एक्स बाय जो कॉस थीटा का वैल्यू है एक्स बाय रूट ओवर ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी अल्फा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया डी एफ आर। डी एफ आर क्या, रिजल्टेंट एफ। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में होगा, अल्फ़ा के टर्म्स में। तो अपन को एक सर्कल घूमना है, ठीक है। तो डी अल्फ़ा अपन ने कंसिडर किया हुआ है, ये कुछ एक डी अल्फ़ा होगा। सो इसको कितना एंगल में घुमाएंगे उसके बाद ये एक सर्कल बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है 2 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियंस और 360 डिग्री घुमाएंगे।
ठीक है। सो ये वैरी करेगा 0 से 2 पाई। ठीक, तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई नहीं करने वाला, मैं बहुत आलसी हूँ, पहले से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका मूड है तो सिंप्लीफाई करो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। मैथ्स वाला पार्ट आपका मैथ्स वाला फैकल्टी मतलब संभालेगा। ठीक है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। एफ आर इक्वल्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2, और इधर एक एक्स ऐड हुआ, आई मीन मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, हाँ एक सेकेंड, ये गलती से मैंने कैपिटल आर लिख दिया, ये होगा स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय द रिंग ऑन द टेस्ट मास और अप्लाइड बाय द टेस्ट मास ऑन द रिंग, दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो बस अभी हाँ इलेक्ट्रिक आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। ठीक है, जो कि एफ आर अपॉन टेस्ट मास एम। ठीक, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, सिंपल एम का मतलब एम जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको निकाल लो, कैपिटल एम टाइम्स एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये जो फील्ड है या फिर ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगा, जब डी एफ आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 होगा। इस केस में ई जी और एफ आर ये दोनों मैक्सिमम होंगे। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये आपको देगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, आपको मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब तो पता है, चलो मैं बता देता हूँ एक बार कि मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। ये कोई एक ग्राफ हुआ, ठीक, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक, तो मैक्सिमा ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये मैक्सिमा है और ये जो पॉइंट है वो मिनिमा है। ठीक, इसको जूम करके देख लेते हैं। ये देखो ये पॉइंट हुआ, तो इसको मैक्सिमा अपन बोलते क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट है अपना क्लोजेस्ट नेबरहुड, मतलब ये दोनों पॉइंट पहले वाला और मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों पॉइंट्स के मुकाबले इसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं। वैसे ही मिनिमा क्या होता है, उसको भी जूम करके देख लेते हैं। ये हो गया आपका मिनिमा। ठीक, इसको मिनिमा क्यों बोलते हैं, वही लॉजिक है, खुद भी गेस कर सकते हो आप कि इसका जो सबसे पास वाला नेबर्स है, मतलब पहले वाला और बाद वाला, उनसे ये वाला ज़्यादा छोटा होता है, इसका वैल्यू वाई एक्सिस में कम होता है उनसे। तो ये हो गया आपका मिनिमा, ये मैक्सिमा। और ये मिनिमा और मैक्सिमा को अपन लोग लोकेट कैसे करेंगे, सिंपल, ये जो यहाँ पे जो लाइन अपन टेंजेंट ड्रॉ किए ये हो गया स्लोप आपका, मतलब डी एक्स आई मीन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी स्लोप ही है डी वाई अपॉन डी एक्स, पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 रेडियन। ठीक, सो 0 डिग्री। सो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आइदर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही केस में आपका स्लोप 0 आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि डी एफ आर अपॉन डी टी 0 होगा। ठीक, सो प्लॉट करते हैं ग्राफ। डी एफ आर अपॉन डी टी 0 जब होगा तब क्या आई मीन एक्स का वैल्यू कितना होगा, आपको मैं बता देता हूँ। एक्स का वैल्यू होगा रेडियस अपॉन √2। रेडियस किसका, जो रिंग का होगा, बस जो रिंग का रेडियस है उसका वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, सो प्लॉट करते हैं।
ये हो गया आपका एफ आर, ठीक, और ये हो गया आपका एक्स, ठीक है। हाँ, एक चीज़ की, एफ आर का ग्राफ जिस तरह से होगा हूबहू इलेक्ट्रिकल आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है। सो मैं दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाऊंगा, दिखने में दोनों सेम होंगे और एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो भी सेम होगा। सो इसका कुछ इस तरह से होगा, ठीक, ये हुआ यूं, ये गया, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट है ये हो गया कैपिटल आई मीन आर बाय रूट टू, ठीक है, नेगेटिव सॉरी, हाँ, और ये पॉजिटिव आर बाय रूट टू। अच्छा, अपन लोग का नेगेटिव आर बाय रूट टू पे मैक्सिमम मिला और पॉजिटिव आर बाय रूट टू पे मिनिमम मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक सेकंड वहीं पे समझा देता हूँ। सो ये कोई एक रिंग है, ठीक है, और यहाँ से ये पास हुआ, ये 20 से जा रहा है, ठीक है, ये मान लो सॉरी। सो ये 20 से जा रहा है। अभी ये मान लो आर बाय रूट टू है और ये माइनस आर बाय रूट टू, ये अगर अपन ने पॉजिटिव डायरेक्शन माना तो। सो ये आर बाय रूट टू हुआ। अभी देखो, इसके ऊपर जो एम है, अगर सपोज मान लो एम है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। सो जो एफ आर का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव आर बाय रूट टू है, यहाँ पे अपने को मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सबसे ज़्यादा होता है पॉजिटिव आई मीन एफ आर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, पर जब एक नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो सबसे छोटा वैल्यू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अपन को मिनिमम वैल्यू मिलेगा आर बाय रूट टू पे। तो वैसे ही ये माइनस आर बाय रूट टू हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा आई मीन रिंग जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। सो एफ आर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गया, तो इसीलिए माइनस आर बाय रूट टू में मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो नेक्स्ट कंटिन्यूस बॉडी की तरफ मूव करते हैं। सो अभी बारी है स्पीयर की, ठीक है। स्पीयर, स्पीयर मतलब हॉलो स्पीयर, ठीक है। तो पहले स्पीयर प्लॉट कर लेते हैं, मतलब ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई एक स्पीयर है, ठीक। तो ये स्पीयर जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलो बना देते हैं इसको स्पीयर, ठीक। अभी मेरे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा स्पीयर जैसा। तो ये हो गया स्पीयर का सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक। और इसका अबाउट अपन ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे हम लोग मास एम को प्लेस किए, ठीक है। ये स्मॉल एम है और ये स्पीयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो ये टेस्ट मास है, देख लिया अपन ने, तो बस काम पे लग जाता है, ठीक। सो पहले देखते हैं कि इस मास के ऊपर कैसे फोर्स लगेगा। जैसे रिंग में फोर्स लगा था वैसे ही फोर्स लगेगा। तो अगर ये टॉप वाला कंसिडर करें तो इसके ऊपर यूँ फोर्स लगेगा डी एफ, वैसे ही अगर बॉटम वाला कंसिडर करेंगे तो वैसे ही डाउनवर्ड में आई मीन इस डायरेक्शन में डी एफ मतलब इक्वल फोर्स लगेगा। और ये हो गया आपका वर्टिकल। सो अगर इसको अपन ने थीटा एज्यूम किया, सो ये भी थीटा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डी एफ साइन थीटा, ठीक। वैसे ही इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? सेम डी एफ साइन थीटा। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने रिंग में बताया था एग्जैक्टली वैसे ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। सो अभी अपन को
अपने पास रिजल्टेंट जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो वैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक। न्यू हो गया डी एफ आर, ठीक है। सो अभी अपने को डी एफ आर निकालना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग नहीं लगाए तो अपने को सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पर अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था, रिंग के बारे में, ठीक है। और ये जो स्फीयर है वो छोटा 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 डिफरेंट रेडियस का रिंग को मिला के एक स्फीयर बन रहा है। कैसे? ऐसे कि ये कोई एक रैंडम सा रिंग है, ठीक। और इसका रेडियस मान लो कुछ आर है, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसी तरह से एक छोटा 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 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा छोटा रिंग ड्रॉ करोगे आप डिफरेंट रेडियस का, तब जाके ये स्फीयर बनेगा, ठीक। तो अपने को क्या करना है कि ये एक छोटा रिंग का डीएफ निकालना है और पूरा स्फीयर के अलाउ इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। समझ में आ रहा है? सो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, हाँ, इस रिंग का मास मान लो डी एम है और रेडियस तो मैंने आर, स्मॉल आर बता दिया, ठीक। एज्यूम कर लो। सो ये जो एंगल है इसको थीटा एज्यूम कर रखा है अपन ने, ठीक है। सो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, डीएम। सो डीएम निकालने के लिए यहाँ पे क्या था, मतलब पहले वाले केसेस में तो वो 2D था, 1D या 2D था। यहाँ पे क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक। सो मास यहाँ पे क्या निकलेगा, मास पर यूनिट एरिया। एक्चुअली 3D मतलब यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, पर ये एक होलो स्फीयर है ना, तो इसलिए हम लोग खाली सरफेस को कंसिडर करेंगे, इसलिए मास पर यूनिट एरिया। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल एम अपॉन इसका सरफेस एरिया, उसका वैल्यू है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। आई गेस आपको याद होगा स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको, ठीक। सो डी एम का वैल्यू कितना है, कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स क्या बताओ, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक। पर सरफेस एरिया अपन ने बोला था, सो इस सरफेस एरिया मतलब इसको क्या मान लेते हैं, डी थीटा मान लेते हैं। ये देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये रिंग का कोई एक थिकनेस इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। सो इसको अपन ने क्या मान लिया, डी फाई, ठीक है। सो डी फाई मान लिया, तो ये जो छोटा सा थिकनेस है ये कितना हो गया, ये एक अगर सर्कल मान लिया अपन ने, तो ये जो थिकनेस है ये वाला, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। अरे आर डी फाई चमका। सो बस यहाँ पे कैपिटल आर डी फाई। अभी हमको ये स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म्स में लाना है, ठीक है, ताकि हम लोग फाई के टर्म्स में मतलब क्या इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो ये देखो ये रिंग हो गया, मतलब अलग करके इसको आइसोलेट करके बना रहा हूँ मैं रिंग, ठीक। ये हो गया आपका डी फाई, ठीक है। और ये एंगल मान लो फाई। सो ये हो गया आर, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। तो अभी देखो स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये जो वर्टिकल है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, आर साइन फाई। सिंपल। समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से देखो, अब बहुत ही सिंपल चीज़ है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, फिर से देख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल एम अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स 2 पाई कैपिटल आर साइन फाई टाइम्स आर डी फाई, ठीक है। सो आर स्क्वायर है इधर, तो ये आर स्क्वायर और आर कैंसिल हो गया, ये 2 पाई, 2 बच गया नीचे डिनोमिनेटर में। सो
नेट आपका जो DM आया वो कितना आया, कैपिटल M अपॉन 2 साइन फाई डी फाई, सॉरी। सो DFR मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है इक्वल्स टू DF कॉस थीटा, ठीक। सो DF कॉस थीटा कितना हो गया, GDM इंटू स्मॉल m अपॉन S स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये S स्क्वायर क्या है। कोई नहीं, कोई नहीं, बता देते हैं, ठीक है। सो आप पहले इस स्फीयर को अच्छे से देख लो, इसको हम लोग आइसोलेट करके प्लॉट करने वाले हैं। सो ये उसका लाइन हो गया, सॉरी तो सीधा भी नहीं बन रहा यार, हाँ ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। वैसे स्ट्रेट दिख नहीं रहा है पर ठीक है, कोई नहीं। ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये हो गया आपका स्फीयर का सेंटर, ये हो गया आपका टेस्ट मास का लोकेशन, और ये हो गया जो रिंग अपन ने एज्यूम किया था, ठीक है। सो ये हो गया R स्मॉल r, ये हो गया कैपिटल R, ठीक। सो इस डिस्टेंस को अपन ने S एज्यूम किया है, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस को x, ठीक। तो अभी आपको अगर कोसाइन लॉ पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ, मान लो उसको, वैसे आपके पास कोई चारा है भी नहीं ठीक है। सो R स्क्वायर इक्वल्स टू S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2S स्मॉलर कॉस थीटा, ठीक। हाँ, यहाँ पे आप ये मत पूछने लग जाना कि थीटा क्या है, ठीक है। चलो मैंने बता दिया थीटा। अभी कॉस थीटा इक्वल्स, बताओ बताओ, S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2SR, सॉरी 2SR, ठीक। दिस इम्प्लाइज कॉस फाई, ठीक है। फाई मतलब ये एंगल फाई। सो कॉस फाई इक्वल्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 2R R, ठीक। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है अभी के लिए, ठीक है, डेरिवेशन के लिए। सो बस मैंने अभी आपको कॉस फाई का वैल्यू बता दिया, ठीक है। तो दोनों साइड को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब d कॉस फाई अपॉन डी एस दैट इज इक्वल टू 1/2R माइनस 2S, ठीक। समझ में आ रहा है। सो माइनस डी कॉस फाई, ठीक है, डी एस को उस साइड ले लेते हैं। सो एस बाय कैपिटल R टाइम्स स्मॉल r इंटू डी एस, अंडरस्टूड और स्टैंडिंग अंडर अंडरस्टूड मतलब आपको समझ में आ रहा है, स्टैंडिंग अंडर मतलब आपको ऊपर से जा रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका कौन सा जोन में आप लाई करते हो, ठीक है। मैं एंड में ये पूरा लेक्चर को समराइज़ कर दूंगा, आप चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बट जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चीज़ें डेरिवेशन सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि एडवांस कुछ अलग नहीं करता, वो इन डेरिवेशन को लेके कुछ उसमें चेंजेस कर लेता है और आपको घुमा देता है। तो अगर तो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इस डेरिवेशन के ऊपर कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे आराम से, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ DFR, ठीक। आई गेस आप साइड बाय साइड नोट कर रहे हो क्योंकि मैं अभी ऊपर जाना पड़ेगा FR का वैल्यू जो लिखा था वो देखने के लिए, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, GM स्मॉल m अपॉन 2S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2SR, ये कॉस थीटा का वैल्यू था, ठीक है। सो माइनस S DS अपॉन कैपिटल R टाइम्स स्मॉल r, सो दैट इज इक्वल टू, आई नो थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि मेरे को सॉल्व करने में भी दिक्कत आ रहा है।
सो आप तो समझ रहे हो ना, नया नया देख रहे हो, कोई नहीं, ट्राई कर लो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से देख लो। फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आएगा, तो तब तक आप आई गेस आपका माइंड शार्प हो चुका होगा कि ये सब समझ जाए, ठीक है। सो देखो, जी कैपिटल एम इंटू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r एस स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स डी एस, ठीक है। सो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर, इसको सॉल्व करने के बाद, और जैसा कि मैंने बताया था बहुत आलसी आदमी हो, इसको सॉल्व नहीं करने वाला, आप खुद ट्राई कर लो, ठीक है। ये सही है, ठीक, मुझे पता है सही है, क्योंकि मैं एक एक दो बार आपको बताने से पहले मैं खुद 2 बार सॉल्व करके देख चुका हूँ, ठीक है। सो एफ आर इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, कैपिटल जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स स्मॉल एम, ठीक है। तो ये जो है, ये फॉर टेस्ट मास lying outside the sphere, ठीक है। आउटसाइड मतलब ये कोई एक स्फीयर है, इसके बाहर कहीं पर लाई कर रहा है ये टेस्ट मास, ठीक है। तो अगर यही यही टेस्ट मास अगर अंदर लाई कर रहा होता तो क्या होता, सिंपल सी बात है, आपका लिमिट्स चेंज हो जाता। कैसे, एक सेकेंड। सो ये स्फीयर है, ठीक, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा सॉरी। और यहाँ पे कहीं पे टेस्ट मास है, ठीक है। सो आप जो रिंग कंसिडर करते हैं वो कुछ इस तरह से होता, ठीक। तो ये टोटल अगर 2r हुआ, ये डायमीटर 2r हो गया, सो इसका मतलब एस, आई मीन ये जो डिस्टेंस है, अपन इसको क्या कंसिडर करते, बताओ, एक्स, वैसे ही कंसिडर कर रहे थे ना अपन ने, ये एक्स, ठीक। थोड़ा अलग कलर से लिख रहे थे ताकि आपको दिखे, ये एक्स है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है वो एस है, ठीक। सो आपका जो ये वाला लाइन है, इसका वैल्यू हो गया आर माइनस एस, समझ में आ रहा है। सो ये जो एक सेकेंड दिखा रहा हूँ आपको, ये जो इंटीग्रेशन ने अपन ने यहाँ तक किया था ना, सारा चीज़ यही रहेगा, खाली लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पॉज करो और सोचो कि लिमिट्स चेंज होके क्या होंगे। सोच लिया, पता है कि आपने नहीं सोचा, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। डी एफ आर इक्वल्स हाफ टाइम्स कैपिटल आर माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस आर। यहाँ पे एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर था, पर इस केस में आर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और जो भी वगैरह जो भी था इधर वो था, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा एफ आर का, वो आएगा 0, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आप मान लो या फिर खुद ही वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो। वैसे अच्छी बात है कि आप अगर सॉल्व करोगे तो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया। अभी इसी चीज़ को न्यूटन सेल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। जितना भी अपन ने अभी तामझाम किया, ये डेरिवेशन किया, इसको अपन लोग 2 लाइन में समराइज करेंगे, ठीक है। सो उसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स, यार ये न्यूटन कितना चीज़ निकाले थे ना, काफ़ी स्मार्ट आदमी थे, ठीक है। तो न्यूटन सेल थ्योरम ये क्या बताता है, नंबर 1, मास केप्ट आउटसाइड द शेल। अगर जो टेस्ट मास है, मास टी लिख देते हैं टेस्ट मास,
ये अगर शेल के बाहर रखा होगा, हाँ ये जान लो कि ये हॉलो स्फीयर के बारे में अपन बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे टेस्ट मास है mt। इस केस में जो F होगा मतलब फोर्स G कैपिटल में M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ये x, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, F अपॉन mt मतलब टेस्ट मास, ठीक। तो जिसका वैल्यू हो गया G कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, वही अगर शेल के अंदर रख लोगे आप, इफ mt इज केप्ट इनसाइड द शेल, ठीक है। सो सॉरी, ये स्फीयर हुआ, अरे यार अभी भी नहीं बना, कोई नहीं। ये स्फीयर हुआ, ये सेंटर हो गया, ये यहाँ पे स्मॉल मास m रखा हुआ है, ठीक है। सो कितना हो गया इसका, ये कैपिटल M कमा कैपिटल R, कुछ भी ले लो, R के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है। सो F इक्वल्स 0, लाइकवाइज ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक। सो आई गेस आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो भी कोई इशू नहीं है, फिर से देख लो, सारा चीज़ मैंने अच्छे से बताया हुआ है, आराम से देखो फिर से, कोई इशू नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, मतलब अगर आप 12th में नहीं हो तो, ठीक। सो अभी बारी सरप्राइज़ की, जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में होगा, ठीक है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें तुझसे जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला जमी को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। Well, I hope you liked my video and the song as well. So मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं अपना सिंगिंग चैनल भी खोलने वाला हूँ 26 या 27 जैन को, मेरा पहला वीडियो पोस्ट होगा। सो आई गेस आपको अगर आप 26 या 27 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का या फिर वो सॉन्ग का, जो पहला सॉन्ग होगा मेरा, ठीक है। सो मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ पर कुछ कोशिश करने वाला हूँ। सो आई गेस आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, जो कि मेन है, ठीक है, सिंगिंग तो सेकेंडरी हो गया, जो कि मेन है, तो आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, और ऑब्वियसली बात है आप सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।